एक ऐसा सीईओ जो कि पिछले 500 सालों से नागिन के दिए हुए अमरता की शराब की वजह से जिंदगी काट रहा है, क्योंकि मौत उसके नसीब में नहीं है। सो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो कि सैन को अपने साथ एक ऐसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे लड़कों के काफी सारे अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं। ये सारे ड्रेस रानी ने सैन के लिए हाल ही में बनवाए थे, लेकिन जब सैन इन सभी कपड़ों को देखता है तो उसे एक गलतफहमी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद रानी इतने लंबे समय तक बहुत सारे लड़कों के साथ रह चुकी है और ये सारे कपड़े उन्हीं लड़कों के हो सकते हैं। साइज देखने से वो सोचता है कि शायद उसे उसके ही साइज के लोग पसंद आते हैं, इसीलिए सारे कपड़े यहाँ पे हैं। उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो इसके बारे में रानी को पूछता है। रानी तुरंत ही समझ जाती है कि इसे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो उसकी गलतफहमी दूर नहीं करती है बल्कि उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम इतने लंबे समय तक मुझसे दूर थे, तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं किसी के साथ समय न बिताऊं। ये सुनकर वो सोचता है कि शायद ये इसकी ही गलती है, इसलिए वो रानी को गलत जिम्मेदार नहीं ठहराता है और कहता है कि इतना लंबा समय हो चुका, कोई भी इंसान बदल सकता है, तुम गलत बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर रानी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इंसानी दुनिया में तुम्हारे भी कई सारी लड़कियों के साथ संपर्क हो सकते हैं। वैसे वो लड़कियां कहाँ पे हैं, क्या वो अभी तक जीवित हैं या फिर मर गई। ये सुनकर वो उसे तुरंत ही अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम ये कैसे बातें कर सकती हो, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की से इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की है, तो उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ क्लोज होना तो ये बहुत ही दूर की बात है। माना कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आज तक किसी और लड़की के पास नहीं गया हूँ। ये सुनकर तो रानी को काफी अच्छा लगता है। वो उसे कहती है कि डाइवोर्स, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी डाइवोर्स दिया ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो उसके पास आती है और उसे किस करते हुए उसे बताती है कि इन दिनों उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया और आज तक उसके लाइफ में उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं था। फिर दोनों ही जैसे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, अचानक से यहाँ पे नौकरानी आती है और इनका किस मिस हो जाता है। ये देखकर नौकरानी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने आप को सजा देने के लिए अपनी दोनों आंखें निकालने का फैसला करती है, लेकिन सैन उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि इतना लंबा समय हो गया, लेकिन फिर भी तुम अपने आदत से मजबूर हो। तभी हमें 500 पहले का कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी सैन और रानी एक दूसरे को किस करते हो या फिर एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हो या फिर जब कभी भी वो एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करे, बीच में नौकरानी किसी भी तरीके से आ जाती थी। इसलिए सैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें अगर जारी होती तो कब की चली जाती। वैसे मेरा दोस्त कैसा है। ये सुनकर वो बताती है कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसने सिर्फ 2 ही लेवल पार किए थे, तीसरे लेवल के डर को झेलते झेलते वो वहीं पे मर गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि 6ठे लेवल तक पहुंच पाई थी, फिर वो भी मर गई। ये सुनकर सैन थोड़े से डरते हुए रानी की तरफ देखता है और कहता है कि अब मेरी बारी है ना। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैन यहाँ से जाने के लिए खुद को जान से मारने की धमकी रानी को दे रहा था, जिस वजह से रानी उसे उस समय जाने को कह देती है, लेकिन उसे वार्निंग देती है कि अगर तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मौत दूंगी। सैन उन सभी बातों को याद करते हुए डरता है और रानी से कहता है कि मैंने गलती की है, इसलिए तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे जान से मारने के बाद मेरे बारे में या फिर मुझे मरता हुआ अपने प्रेमियों को दिखाने वाली हो। ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही ये क्लियर किया था कि उसके लाइफ में उसके सिवा कोई भी नहीं है, लेकिन शायद सैन ने उसकी ये बात सुनी नहीं होगी, जिस वजह से वो ये बात कह रहा होता है। रानी उसके ऊपर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा छोटा है। ऐसा कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। सैन बेचारा डर रहा होता है, तब नौकरानी उसे रोकती है और कहती है कि आप भी बहुत ही ज्यादा पागल हो। आपको पता भी है कि रानी ने इन दिनों आपको कितना ज्यादा मिस किया। उन्होंने कभी भी इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला नहीं किया और वो हमेशा ही अपने कमरे में आपका इंतजार करती थी, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें विश्वास था कि आप एक ना एक दिन यहाँ पे जरूर आओगे, और आप दूसरे लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर सैन कहता है कि तो फिर उस कमरे में जो कपड़े थे वो किसके कपड़े हैं। नौकरानी कहती है कि हाल ही में रानी ने वो सभी कपड़े खास आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आप यहाँ पे आने वाली हो। आज तक उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई भी नहीं था, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ से जाने दिया और साथ ही आपको अमरता का श्राप भी उन्होंने इसीलिए दिया था ताकि आप बूढ़े ना हो सको, आप हमेशा जवान और स्वस्थ रहो और कोई भी आपको जान से ना मार सके, जिस वजह से आपकी सेफ्टी की रानी को कोई भी चिंता ना हो। ये सारी बातें जानने के बाद तो सैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि रानी उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि इतना ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी उसने उसे जाने दिया, क्योंकि उसमें उसकी खुशी थी। अब सब कुछ जानने के बाद वो रानी से मिलता है, जहाँ पे रानी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो इस बार भी उसे छोड़कर चले जाएगा। तब सैन भी उसके मजे लेने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर तो उसे बुरा लगता है, तो वो जाने से मना कर देता है। वो खुशी से उससे गले से लगा लेती है। तब सैन उसे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका मूड फिर से ऑफ हो जाता है। तब सैन उसे अपने साथ इंसानी दुनिया में जाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मेरा द्वीप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साफ है, इसलिए मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तब सैन उसे अपने साथ ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कन्विंस करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना बच्चा चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ बच्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम मेरे साथ इंसानी दुनिया में आकर रहो, मेरे साथ मेरी कंपनी संभालो और इंसानी दुनिया के मजे लो। उसके बाद मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगा। रानी को उसकी बात पसंद आती है और वो उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अभी नहीं, उसके चले जाने के कुछ टाइम बाद वो जाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो सबसे पहले सैन को छोड़ने के लिए बाहर आती है। जाते वक्त सैन उसे अपनी कंपनी के बारे में बताता है और कहता है कि जब तुम मेरी कंपनी में आना तब किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी वाइफ हो, और ना ही तुम अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता लगने देना कि तुम नागिन हो। ये सारी चीज मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना। ऐसा कहते हुए रानी और उसकी नौकरानी दोनों ही सैन को छोड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। ये सारी चीजें होते हुए एक पर्सन देख रहा होता है जिसका नाम लिंग होता है, और ये भी एक सांप ही होता है जो कि काफी समय से रानी से प्यार करता था और वो चाहता था कि वो सैन की जगह पे हो, इसलिए उसे सैन से नफरत हो जाती है। वो सोचता है कि रानी क्यों इतना ज्यादा धोखा देने के बावजूद भी सैन से ही प्यार करती है। गुस्से में वो सैन से बदला लेने के बारे में सोचता है और जो दोस्त की बॉडी होती है उस पे काला जादू करते हुए उसे फिर से पुनर्जीवित कर देता है और अपने कंट्रोल में रखते हुए उसे सैन को नुकसान पहुँचाने के लिए भेज देता है। सीन कट होता है और अगली सीन कुछ टाइम बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे रानी अपनी नौकरानी के साथ शहर पहुंचती है। उसने यहाँ पे घुलने मिलने के लिए यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो इन कपड़ों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिस वजह से आसपास के लोग उसे ही ध्यान से देखे जा रहे होते हैं। लेकिन वो यहाँ के लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सैन के दिए मैप का यूज करते हुए वो लोग कुछ ही देर के अंदर सैन की कंपनी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ की जो सिक्योरिटी टीम होती है वो उन्हें बाहर ही रोक लेती है। ये देखकर तो रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रानी की आइडेंटिटी किसी को पता न चले इस बात का ध्यान रखते हुए नौकरानी रानी को शांत करती है और साथ ही सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है। तभी रानी अपने पास कार्ड निकालती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। साथ ही वो अपनी जादू का यूज करते हुए बिना किसी को पता लगे नौकरानी से बात करती है और कहती है कि अगर इसने और कुछ ज्यादा मुझसे पूछा तो मैं इसका यहीं पे खून पी जाऊंगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी रानी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया होता है, इसलिए रानी को गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो सिक्योरिटी टीम का जो लीडर होता है वो आइडेंटिटी कार्ड को देखकर समझ जाता है और तुरंत ही रानी से माफी मांगता है, क्योंकि आईडी के मुताबिक रानी इस कंपनी की मालिक मतलब कि सैन की पर्सनल असिस्टेंट होती है, इसीलिए सभी का बर्ताव उसकी तरफ से बदल जाता है और सभी उसका कंपनी में स्वागत करते हैं। ये सिचुएशन देखकर नौकरानी लास्ट टाइम के बारे में सोचती है कि रानी को ऊंची आवाज से कितना ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि इन लोगों का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से ये लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो रानी तो इन्हें तुरंत ही खत्म करने वाली थी। फिर रानी कंपनी के अंदर जाती है और इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही नौकरानी उसके पीछे पीछे अंदर जाने की कोशिश करती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे बीच में ही रोक लेती है और लीडर उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा यहाँ पे कौन सा काम है, मैं तुम्हें कंपनी के अंदर क्यों जाने दूं। ये सुनकर तो वो घबराने लगती है। अब उसके पास तो कोई भी पोजीशन नहीं थी इस कंपनी के अंदर जाने की, जिस वजह से सिक्योरिटी टीम का लीडर उसे अंदर जाने नहीं देता है। तब वो बताती है कि वो रानी की पर्सनल असिस्टेंट है, जैसे रानी यहाँ की बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन ये बात सुनकर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और गार्ड के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे रानी आ जाती है और नौकरानी को शांत करने लगती है और नौकरानी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। नौकरानी कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप अपना ध्यान कैसे रखोगी। तब रानी उसे फिर से समझाती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है और उन्हें पता होना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए। ये सुनकर नौकरानी भी समझ जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। नौकरानी को भेजने के बाद रानी अंदर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सैन का ऑफिस किस फ्लोर पे है, इसीलिए पास खड़ी दो लड़कियों से वो सैन के ऑफिस के बारे में पूछती है। अब ये जो दो लड़कियां होती हैं उन्हें पहली नजर में ही रानी नापसंद आ जाती है, जिस वजह से वो सोचती है कि ऐसी लड़की जिसे खुद सेक्रेटरी की जरूरत है आखिर वो बॉस का काम कैसे कर सकती है। इसलिए वो उसे नहीं बताती है कि सैन का ऑफिस किस फ्लोर पे है। वो उसे खुद से ही पता लगाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम अपने बॉस के पास कॉल करके पता कर सकती हो। ये सुनकर रानी अपने पास से फोन निकालती है जो कि बहुत ही पुराना मॉडल होता है और ये देखकर दोनों लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती हैं, उसके वीडियो निकालने लगती हैं और कहने लगती हैं कि देखो देखो आज हमारे बॉस के लिए एक ऐसी सेक्रेटरी आई है जो कि खुद का ख्याल नहीं रख सकती है, उसके हाथ में ऐसे पुराने जमाने का फोन है और वो बॉस की असिस्टेंट बनने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरीके से वो रानी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। इस समय तो रानी उन्हें कुछ नहीं कहती है, लेकिन जैसे वो सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं वो अचानक से उनके ऊपर अपने कुछ पावर का यूज करती है। कुछ समय के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तब तक रानी ने अपने पावर का यूज करते हुए उन दोनों को अपना पालतू जानवर बना लिया होता है, जो कि उसके इशारे पे ही चल रहे होते हैं और उसके कहने पे रुक जाते हैं। वो उसी तरीके से उन दोनों को भी ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पे सभी एम्प्लॉय उन दोनों लड़कियों को इस हालत में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों लड़कियों को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इसके बाद रानी बॉस के कैबिन में जाती है, जहाँ पे वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। जब सैन उसे देखता है तब वो उससे पूछता है कि कंपनी आने में उसे इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। ये सुनकर वो बताती है कि वो कंपनी के 2 डॉग को ट्रेन कर रही थी। ये सुनकर सैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी में कहीं पे भी डॉग नहीं था, लेकिन रानी तो असल डॉग के बारे में नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों के बारे में बात कर रही होती है।
और वो एक बार फिर से सैम के क्लोज आने लगती है। सैम भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे इन दोनों का किस होने वाला होता है, अचानक से सैम के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कंपनी में कुछ छोटे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं। प्रॉब्लम के बारे में सुनकर वो अपने लोगों पे ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, ना कि यहाँ का कोई छोटा एम्प्लॉय जो कि ये सारी चीजें मैं मैनेज करूँ, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से हैंडल करो। ऐसे कहते हुए फोन को कट कर देता है। लेकिन अगले ही पल जब वो रानी को देखता है तो वो सोचता है कि उससे भी कुछ काम करना चाहिए, इसलिए वो रानी से कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती है और काम करने के लिए मान जाती है। फिर बाहर आने के बाद वो उन दोनों लड़कियों को लेती है जो कि डॉगी बन चुकी होती हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है काम को पूरा करने के लिए। आगे वो मिस्टर गू से मिलने के लिए जाती है जो कि कंपनी के पार्टनर होते हैं और इन्हीं के साथ उसे काम करना होता है। जैसे मिस्टर गू उसे देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाते हैं। फिर दोनों पर्सन अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे मिस्टर गू उन दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे थे, तब उनका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वो इसके बारे में उनसे पूछते हैं। रानी बताती है कि वो दोनों उसके पालतू हैं और वो उसके इशारे पे ही काम करते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। रानी कहती है कि उसके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए वो यहाँ पे आई है वो लोग इसे जल्दी पूरा कर दें। लेकिन जो मिस्टर गू की असिस्टेंट होती है वो किसी असिस्टेंट के साथ ये सारी इंपॉर्टेंट बातें नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने बॉस के साथ यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डील है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे अपने बॉस के पर्सनल असिस्टेंट होने के साथ साथ मैं उसकी वाइफ होने के नाते यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मुझे हक है कि मैं सारी चीजें अच्छी से देख सकूं। अब जैसे इन्हें पता चलता है कि रानी बॉस की वाइफ है, वो तुरंत ही अपना बिहेवियर चेंज कर देती है और असिस्टेंट अब प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए उसके पास चली जाती है। वो अपना आईपैड आगे करती है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन रानी ने पहली बार आईपैड देखा होता है जिस वजह से वो समझ नहीं पाती है कि इसे किस तरीके से चलाया जाता है। वो उसे सूंघ कर चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है क्या, इसमें काम क्या होता है, और ये दोनों जब उसे इस तरीके से करते हुए देखते हैं तब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रानी वो आईपैड आगे करती है और पूछती है कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ये बात सुनकर उन्हें काफी ज्यादा ताज्जुब होता है कि इतने बड़े कंपनी के असिस्टेंट होने के बावजूद भी इसे आईपैड चलाना नहीं आता है, जिसका फायदा उठाते हुए मिस्टर गू की असिस्टेंट उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। ऐसी बातें सुनकर तो रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उन दोनों लड़कियों पे पावर का यूज करती है और आईपैड को उनके हवाले कर देती है और कहती है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें रियल फॉर्म में लाकर मुझे दो। ये सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत ही आईपैड लेकर वहां से चली जाती है, जिससे ये दोनों फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि आईपैड के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं और जो सेक्रेटरी होती है वो सोचती है कि मुझे भी ऐसे नौकर चाहिए। इसके बाद ये लोग कुछ समय तक उन दोनों लड़कियों का इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद वो दोनों लड़कियां वापस से यहाँ पे आती हैं और उनके पास अब बहुत सारे फाइल्स होते हैं और वो सभी फाइल रानी को दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये देखकर मिस्टर गू कहते हैं कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रानी कहती है कि वो उनका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगी, उसे इन सभी फाइल्स को पढ़ने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए। अब ये बात तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है जिस वजह से ये लोग इसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगले ही पल रानी अपने पावर का यूज करती है और 1 मिनट के अंदर वो सारे फाइल्स को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि फाइल्स के अंदर जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो भी उन 1 मिनट के अंदर उनके सामने रख देती है और उसे सुधारने के लिए कहती है, जिसका इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी पे अपना सारा का सारा गुस्सा निकालने लगते हैं। तब रानी उनसे कहती है कि इसमें ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गलती की है, इसलिए आप लोगों को मुआवजे के तौर पे हमें पैसे रिटर्न करने होंगे। इस सुनकर मिस्टर गू पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो एक फ्रॉड इंसान होता है, जिस वजह से वो पैसे देने से इनकार करने लगता है। रानी उससे कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। लेकिन मिस्टर गो फिर भी नहीं डरता है। वो कहता है कि उसके पास बहुत सारी कंपनियां हैं और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। रानी कहती है कि तुम गलत हो, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे कुछ लॉ के बारे में बताने लगती है जिसके मुताबिक गलत होने की वजह से उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी मिस्टर गो उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रूल बुक में है तो मुझे तुम्हें पैसे देने होंगे? मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतने पुराने रूल के बारे में कैसे पता है? ये सुनकर रानी बताती है कि उसने ये सारे रूल लिखे हुए हैं। लेकिन ये सुनकर ये लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखने से तो तुम काफी यंग और जवान लगती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी पुरानी बातें कहाँ से आई हैं? अब छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी डील नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए डील को बीच से ही खत्म करके यहाँ से वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन रानी अपने पावर का यूज करती है जिस वजह से जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको मुआवजा देना होगा। ये सुनकर तो मिस्टर गू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। बाद में रानी मिस्टर गू के ऊपर ऐसे अपने पावर का यूज करती है कि वो खुद से ही पुलिस
पुलिस के पास कॉल करता है और उसके जितने भी इलीगल काम होते हैं वो उसके बारे में बताते हुए खुद को अरेस्ट करने की बात करता है। इस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है और बहुत ही खुशी में सैन के पास जाती है, क्योंकि सैन ने उसे अच्छा रिवॉर्ड देने के बारे में कहा था। इसीलिए वो खुशी से अपने हस्बैंड के पास आती है और सारी चीजों के बारे में बताती है। ये सुनकर तो सैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और अपने साथ हाल ही में खुले हुए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने की बात करता है। वेल, ये सुनकर तो उसका मुंह ही उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे सैन तो अपना ऑर्डर कर देता है। लेकिन जब रानी ऑर्डर कर रही होती है तब वो देखती है कि यहाँ की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने लगती है। ये देखकर वेट्रेस समझती है कि शायद वो गरीब है। हालांकि रानी उसकी मन की बातें सुन रही होती है, लेकिन फिर भी वो शांत रहती है और वेट्रेस से कहती है कि खास ख्याल रखना कि मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कच्ची चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर तो वेट्रेस एक बार फिर से उसके बारे में मन में बातें करने लगती है और इस बार वो उसके बारे में बुरी बातें कर रही होती है, जिस वजह से वो वेट्रेस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सोच समझकर अपने दिमाग में सोचा करो, क्योंकि मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। अब ये सुनकर तो वो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये मेरे मन की बातों के बारे में बात कर रही है। तब रानी कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, इसलिए मेरे बारे में इस तरीके से बातें बिल्कुल भी मत सोचो। अब ये सुनकर तो वो डर रही होती है। फिर वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद टिप के तौर पे अपने पास से एक चांदी की ईंट निकालती है और उसे दे देती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि माना कि ये सुंदर और चिंदी है, लेकिन टिप देना इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। लेकिन तभी सैन आगे बढ़ के चांदी की उस ईंट को अपने पास रख लेता है और टिप के तौर पे उसे कुछ पैसे दे देता है। फिर वो रानी से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चांदी कितनी ज्यादा कीमती है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा होगी, इसलिए तुम्हें इस तरीके से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। फिर कुछ समय के बाद उनका ऑर्डर आ जाता है, लेकिन रानी का ध्यान खाने पे नहीं बल्कि अपने हस्बैंड पे होता है। वो उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि बाहर तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगती हो। सैन कहता है कि मुझे पता है, लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपनी शक्तियों को कम से कम यूज करो, इस तरीके से लोग तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएंगे। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद सैन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा गिफ्ट रिसेप्शन पे ही भूल गया हूँ, क्या तुम जाकर ले सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और फिर वो अपना गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक लड़की की नजर सैन पे जाती है। वो उसे अकेला समझकर उसके पास होने की कोशिश करती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर सैन उसे अपने आप से दूर करता है, लेकिन वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है। पैसों के लिए वो उसके पास जाने की पूरी कोशिश करती है। तभी रानी ये सब कुछ देख लेती है और उससे अपने हस्बैंड के साथ किसी और लड़की को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इसी वक्त अपने पावर का यूज करती है और दोनों के बीच में अचानक से आ जाती है। ये लड़की जब उसे इस तरीके से देखती है तो वो पहले डर जाती है, लेकिन उसके हाथ से इतना अमीर लड़का खिसक रहा था, जिस वजह से वो उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है। रानी फिर से अपने पावर का यूज करती है और बिना उसे टच किए उसे सबक सिखा देती है। जब उस लड़की को लगता है कि वो रानी से हार रही है, वो तुरंत ही अपना फोन निकालती है और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है ताकि वो इन दोनों की इमेज को खराब कर सके। लेकिन सैन उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर इससे बदतमीजी करोगी तो मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूंगा। लेकिन वो बदतमीज लड़की तो इतने में भी शांत नहीं होती है। वो आसपास के सभी लोगों को आवाज देकर ये बताने की कोशिश करने लगती है कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। उसे पता होता है कि ये दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाती है। अब रानी से रहा नहीं जाता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने कहा था कि शांत रहो, लेकिन अब बताओ ये हद से ज्यादा बढ़ रही है, मैं इसे कुछ करूं या फिर ऐसे जाने दूं। सैन कहता है कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो कर सकती हो। ये सुनते ही वो अपने पावर का यूज करती है और इस लड़की को ऐसा पनिशमेंट देती है जिसके बारे में इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हाल ही में इसने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी और नो सर्जरी कराई होती है, लेकिन वो दोनों चीजें वो उसे छीन लेती है, जिससे बेचारी का मुंह तो तुरंत ही पीला हो जाता है। वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है शर्मिंदगी के मारे। ये देखकर सैन कहता है कि तुमने जेलसी में कुछ ज्यादा इस लड़की के साथ नहीं किया है। मैंने हाल ही में सुना था कि इन दोनों की सर्जरी काफी ज्यादा हाई होती है और इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। रानी कहती है कि मैंने तो अभी उसके साथ बहुत ही ज्यादा कम किया था, मैं तो उसे खत्म ही कर देती, लेकिन मैंने तुम्हारे रहते उसे छोड़ दिया। वैसे अब मुझे भूख नहीं है, मुझे अब घर जाना है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है। फिर दोनों जैसे ही घर जाने के लिए अपनी कार के पास आते हैं, अचानक से रानी को चक्कर आने लगते हैं। सैन उसे संभालता है। तब रानी कहती है कि लगता है कि हाल फिलहाल में मैंने बहुत ही ज्यादा पावर यूज कर लिया है, जिस वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ। ये सुनकर सैन इसे ठीक करने का तरीका पूछता है। तब वो उसे मस्ती करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे किस कर दो तो शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने लगती है। तभी पास से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं, जिसे हाल ही में रानी ने अपना पालतू कुत्ता बना लिया होता है। वो अचानक से इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। अब जब इस सिचुएशन में सैन अपने वर्कर को देखता है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रानी पावर का यूज करते हुए दोनों की याददाश्त खत्म कर देती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों लड़कियां चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे रानी अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है, जिसके अंदर उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं। उसे सब चीजें तो पसंद आ रही होती है, लेकिन अचानक से उसे एक चीज अजीब लगती है। वो उसे बाहर निकालती है और सैन से उसे पूछती है कि ये क्या है। वो कॉन्डम का पैकेट होता है। सैन उसे लेता है और कहता है कि इसके बारे में बताया नहीं जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आता है और उसके कपड़े धीरे धीरे खोलने लगता है। लेकिन तभी अचानक
से रानी एक छोटे से सांप में बदल जाती है। बेचारा सैन बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि इस समय उसे कुछ ऐसी चीजें देखनी होंगी। वो छोटे से सांप को अपने हाथ में लेता है और पूछता है कि वो अचानक से सांप में कैसे बदल गई। तो वो बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हें ठीक कैसे कर सकता हूँ। क्या तुम्हें वापस से ठीक करने के लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा? रानी कहती है कि तुम ये करके देख सकते हो, शायद ये काम कर सके। ये सुनकर वो उसे किस करता है, लेकिन अगले ही पल वो सांप जब इंसानी रूप में आता है तब वो रानी नहीं होती है, वो तो सैन का पुराना दोस्त होता है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाता है और सोचता है कि उसे तो नौकरानी ने बताया था कि वो तो मर चुका है, तो ये फिर वापस से जिंदा उसके सामने सही सलामत कैसे खड़ा हो सकता है। वो उसे रानी के बारे में पूछता है, तब वो कार की तरफ इशारा करता है और दिखाता है कि उसने उसे बड़े ही चालाकी से जब वो कमजोर थी तब उसे जार में उसने बंद कर दिया था। फिर वो आगे बढ़ता है और गला पकड़ लेता है। साथ ही वो पुरानी बातों के बारे में बात करने लगता है। जब उसके सामने झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था तब सैन ने उसकी मदद नहीं की थी। वो इन सारी बातों के बारे में याद कर रहा होता है और कहता है कि इस बार मैं ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सैन उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। दोस्त कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं तुम्हारा वो कमजोर दोस्त नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करता है और उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर चला जाता है। रानी जो कि ये सारी चीजें देख रही होती है, जैसे वो थोड़ी सी ठीक होती है वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसकी ऐसी खास मोमेंट को बर्बाद करने के लिए वो दोस्त को पनिश करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पुजारी आ जाता है जो कि रानी को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कई सौ साल पहले उसके गुरु की जान उसी स्नेक आइलैंड पे हुई थी जहाँ की वो रानी है, इसलिए वो उसे खत्म करके अपने गुरु का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए अपने पावर का यूज करता है और रानी को अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है। उसकी तेज आवाज से रानी को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे अपना पूरा कंट्रोल रखती है। वो थोड़ी ही देर के अंदर उस गुरु के पावर से बाहर आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि उसके बदले के रास्ते में वो इंटरफियर ना करे, लेकिन वो गुरु इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब अपने पावर का यूज करती है और उसके ऊपर हमला करती है। गुरु आसानी से उसके हमले से बच जाता है और ठीक पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है। पीछे से वार से रानी अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पावर का यूज करती है और गुरु के ऊपर हमला करती है। अचानक से गुरु वहाँ से गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा इंसान फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे रास्ते में तब तक रुकावट बनकर खड़ा रहने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक तुम्हारा कोई अपना तुमसे खो न जाए। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उसके ऊपर वार करती है, लेकिन बूढ़ा हर बार उसके वार से बच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो उसके समय को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रानी को भी पता होता है कि वो उसका समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो बिना समय गंवाए बार बार उसके ऊपर हमला करने लगती है और थोड़े ही देर के अंदर वो उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम दोस्त को देखते हैं जो कि सैन को लेकर वापस से स्नेक आइलैंड पे पहुंच जाता है। ये देखकर सैन उससे कहता है कि अब तो तुम भी पुनर्जीवित हो गए हो, तो तुमने फिर से शहर में रहकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम मुझे आखिर यहाँ पे किस लिए लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनने के बाद दोस्त कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे पैसे चाहिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने बॉस का टास्क पूरा करने के लिए आया हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने बॉस के बारे में बता देता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। ये सुनकर सैन कहता है कि अब तो तुम पुनर्जीवित हो चुके हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है। वो उसे कहता है कि याद करो लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी और जान बचाने के लिए कहा था तब तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए इस बार मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ये सुनकर सैन समझ रहा होता है कि ये इंसान पहले से अब और भी ज्यादा पागल हो चुका है, इसीलिए पास रखी आग की मसाल को दिखाकर उसे डराने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्त को आग से डर लगता है। लेकिन ये इंसान तो पहले से पूरी तरीके से बदल चुका होता है। ये तो आग की मसाल को अपने हाथ में ही ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उसे चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिन आ जाता है जो कि दोस्त को उसे नुकसान पहुँचाने से रोक देता है। असल में लिन यहाँ पे इसलिए आया होता है ताकि वो सैन के साथ अपने आप को पूरी तरीके से बदल सके और रानी के क्लोज जा सके, जिसके लिए उसे वो नुकसान पहुंचाने से रोकता है। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे बेहोश कर देता है और तभी यहाँ पे दोनों ट्विन सिस्टर आ जाती हैं। असल में लिन ने इन दोनों को भी पहले ही ठीक कर दिया था, जिसमें से वो उसके कहे गए हर एक लफ्ज को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं और अपने जादुई शक्तियों से दोनों का आदान प्रदान करने का फैसला करती हैं। ये सब सुनकर उसे बहुत ही सुकून मिलता है और इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो कि सैन को ढूंढते ढूंढते वापस से अपने आइलैंड पे ही आ जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पे उसके हस्बैंड को किसने लाया होगा। सोच विचार करने के बाद वो एक बार ट्विन सिस्टर के बारे में सोचती है कि यहीं पे वो सबसे ज्यादा खतरनाक बहनें थी, लेकिन उसने तो उन दोनों को पहले ही खत्म कर दिया था। और तभी वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को देखती है। सैन को देखते ही वो खुश हो जाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से गायब हो जाता है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तब वो बूढ़ा इंसान उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया होता है। उसे देखते ही वो उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर बूढ़ा उसे धन्यवाद करता है
है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप मुझसे मिली थी तब किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था और इसलिए मैं आपके रास्ते को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आपने बार बार मेरे ऊपर बिना रुके वार किया तब मैं उस पर्सन की जादुई शक्तियों से बाहर आ गया और इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए यहाँ तक आया हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ बात भी बताने वाला हूँ। आपको आपके पति को खत्म करना होगा। जिस पर्सन से आप अभी अभी मिली थी वो आपके पति नहीं थे। ये सुनकर वो फिर से गुस्सा करती है और कहती है कि तुम फिर से मुझे परेशान करने के लिए आए हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। बुरा इंसान कहता है कि मैं तो बस आपको चेतावनी देने के लिए आया था कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें असली नहीं है, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे सभी चीजें करना। ऐसा कहते हुए बुरा इंसान तो वहाँ से चला जाता है। फिर रानी अंदर जाती है जहाँ पे एक कमरे में वो अपने हस्बैंड को देखती है और उसे देखने के बाद वो अंदर जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद ही उसे कुछ चीजों से रियलाइज हो जाता है कि सामने खड़ा इंसान जो कि उसके हस्बैंड की तरह दिखाई दे रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं है। इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और शैन कहाँ पे है। तब वो शैन बनने का पूरा नाटक करता है, लेकिन रानी उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसके ऊपर वार कर देती है। वार करने से वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है और पता चलता है कि ये भी कोई सांप है। फिर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और पता चलता है कि यहाँ पे भी ट्विन सिस्टर है। जैसे ही रानी को इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि सभी चीजें एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा होता है और जिसके लिए वो अपने पावर का यूज कर रहा होता है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे रानी ऐसा आती है और अपने पावर का यूज करते हुए सभी चीजें बीच में ही रोक देती है। फिर वो शैन को संभालती है और बिना लिन से कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर लिन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हर बार उसे ही चूज क्यों करती हो। तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया था, उसने तुम्हें कई सौ साल तक अकेला छोड़ दिया था और यहाँ से चला गया था, लेकिन फिर भी तुम उससे ही प्यार करती हो। लेकिन इस पूरी दुनिया में इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये सुनकर रानी लिन को जवाब देते हुए कहती है कि चाहे इस दुनिया में कितने भी बेहतर पर्सन क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो उससे ही प्यार करती है और उसके साथ ही रहेगी। ऐसा कहते हुए वो शैन को अपने साथ लेते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन के पास ट्विन सिस्टर आती हैं और कहती हैं उनका एक प्लान बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, वो फिर से कोई नया प्लान बनाएंगी और लिन और रानी को किसी भी तरीके से एकजुट करके ही दम लेंगी। ये सुनने के बाद लिन कहता है कि ये सारी चीजें छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो मुझे उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिन भी अब तक पूरी तरीके से समझ चुका होता है कि रानी उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। इसीलिए वो उसे जाने देने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ रानी शैन का ख्याल रख रही होती है, लेकिन वो बेहोश होता है, जिस वजह से वो गुस्से में कहती है कि अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक जादुई गोली बनाती है ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन जैसे वो उसे खिलाने वाली होती है वो होश में आ जाता है और दवा की महक से दवा को खाने से मना कर देता है। ये देखकर रानी ऐसे मजाक में उसे कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन अगले ही पल सच में उसके मूवमेंट से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये लास्ट टाइम की ही बात होती है और इसीलिए हमारा हीरो रानी से इतना ज्यादा दूर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसके साथ रिलेशन बनाता है तो बच्चे उसे ही पैदा करने होंगे, जिस वजह से वो रानी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या फायदा, वो तो प्रेग्नेंट हो चुका होता है, जिस वजह से उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगते हैं और उसका पेट फूलने लगता है। ये देखकर रानी तुरंत ही एक अच्छे डॉक्टर को बुलाती है और उसे जांच करने के लिए कहती है। वो जांच करती है और बताती है कि उसके पति सच में प्रेग्नेंट है और उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इस समय वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकता है, इसलिए बच्चे और उसमें से किसी एक की ही जिंदगी वो बचा सकती है, नहीं तो उसके हालात को देखकर उसके पास एक दूसरा रास्ता भी है। अगर नाग रानी अपने पावर का यूज करते हुए अपनी शाही खून उसके बॉडी के अंदर डाल देती है तो वो भी इंसान से एक सांप बन जाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि वो बच्चे के साथ अपनी भी सुरक्षा कर सकता है। सुनकर वो बिना समय गंवाए तुरंत ये सारी चीजें कर देती है। ऐसा करने पे तुरंत ही शैन की शक्ल जो कि धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी वो ठीक हो जाती है और थोड़े ही देर के अंदर उसे होश आ जाता है। साथ ही उसका जादुई अंडा भी जादुई तरीके से उसके पेट से थोड़े ही देर के अंदर बाहर आ जाता है। लेकिन सुनहरा अंडा पेट से बाहर आ जाने के बाद भी शैन बेहोशी पड़ा रहता है। ये देखकर नागिन को अपने आप पे गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है, जिस वजह से लगता है कि वो मर जाएगा। इसलिए वो गुस्से में अपने बच्चे को चोट पहुंचाने वाली होती है, लेकिन उसी पल शैन होश में आ जाता है और माँ की ममता फील करते हुए वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। शैन को सही सलामत देखकर रानी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है इस बच्चे की वजह से। बच्चे को सही सलामत देखकर रानी उसके बारे में बता देती है कि वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भी उसे एक सांप में बदल दिया है। ये सुनकर तो पहले शैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो सांप नहीं बनना चाहता था, वो पूरा टाइम एक इंसान की जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन जब वो रानी के हालात को अच्छी तरीके से समझता है और वो समझता है कि उसकी जान बचाने के लिए यही रास्ता बचा था, तब वो उसे
कुछ नहीं कहता है बल्कि उसे सपोर्ट करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो जादुई तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रानी के नौकरानी को देखते हैं जो कि इस बीच पूरे कंपनी को संभाल रही थी और उसने कंपनी को इतने अच्छी तरीके से संभाल लिया होता है कि कंपनी शहर का सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी बन चुकी होती है, जिस वजह से आज काफी सारे पर्सन भी आए होते हैं उसकी कामयाबी के रहस्य को पूछने के लिए। नौकरानी को तो अब ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो बस कैजुअली काम किए जा रही थी और सारी चीजें अच्छी हो रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बताए। धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि वो क्या आंसर करे और तभी यहाँ पे सैन अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। दोनों यहाँ पे आने के बाद अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और तभी उनका अंडा धीरे धीरे फूटने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है। वो अंडे को लेकर किसी सेफ जगह पे नहीं जाते हैं बल्कि यहीं पे अंडे को फूटने के लिए छोड़ देते हैं। अंडा फूटता है और सबके सामने उस अंडे से एक सांप का छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। सैन और रानी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड आपको कैसा लगा? आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी, जिससे कि आप हर एक वीडियो से अपडेट हो और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा हाइप करें।